से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। अभी से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सदस्यता दिलाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। एक्चुअली वो सदस्यता को रिन्यू करवाएंगे, क्योंकि हर 5 साल में ऐसा होता है। इस बार ये सदस्यता अभियान बीजेपी के लिए एक चैलेंज है, ये मान लीजिए। चैलेंज इसलिए क्योंकि 2024 के चुनावी नतीजों के विपक्ष, जो ये चुनावी नतीजे थे, उसने विपक्ष को आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया है। क्योंकि जिस 400 पार का नारा बीजेपी को अच्छा लग रहा था और बीजेपी को लग रहा था कि ये आंकड़ों में तब्दील हो जाएगा, वो हुआ नहीं। अब लड़ाई तगड़ी है। बीजेपी हर 5 साल बाद सदस्यता रिन्यू करवाती है अपने सदस्यों की। अब 2014 को याद कीजिए, 11 करोड़ सदस्य इस पार्टी के बने। फिर आया 2019, 7 करोड़ सदस्य और बने, तो मतलब 11 और 7 जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर आंकड़ा पहुंच जाता है 18। अब जो 2024 का टारगेट है, उसमें 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ना है। यानी इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ये लक्ष्य हो जाता है 28 करोड़ का। 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी को अपने संगठन में फिर से जोश भरना होगा। और इसमें ये जो सदस्यता अभियान अभी अब से कुछ देर बाद इनफैक्ट आप देखेंगे, वो बहुत अहम कड़ी साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बावजूद ये नैरेटिव ज्यादा शोर मचा रहा है कि बीजेपी हार गई और विपक्ष जीत गया। आंकड़े कुछ और बताते हैं। वोट और आंकड़े जो हमने स्टडी किए हैं, और ऑब्वियसली जो वरिष्ठ पत्रकारों ने स्टडी किए होंगे, सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी किए होंगे, पॉलिटिकल स्टूडेंट्स ने स्टडी किए होंगे, वो क्या बताते हैं इन 2024 के आंकड़ों को, वो आपको एक थोड़ा सा बानगी बता देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 के नतीजों में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक जो नतीजे नहीं मिले हैं, वो सबको मालूम है, जग जाहिर है कि भाई 400 पार का नारा था, लेकिन वो चरितार्थ नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद भी अगर वोट और आंकड़ों की बात करें तो 2024 में बीजेपी को कितना प्रतिशत वोट मिला था आपके सामने? 36.56%, 36.56% वोट मिला। 2019 में कितना था? 37.3%। और इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना आता है अंतर? 0.7%। उसकी गिरावट हुई है। बीजेपी को 2024 में 23 करोड़ 59 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 2019 में मिले थे 22 करोड़ 90 लाख वोट। यानी 2019 की तुलना में बीजेपी के करीब 50 लाख से ज्यादा वोट बढ़े। हालांकि सीटों के मामले में बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ है, 63, और इसमें से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। कितना, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, बीजेपी ने नए सदस्यता अभियान के लिए अब अपने ये जो लगभग 23-24 करोड़ वोट जो है, वो इस आंकड़े को 28 करोड़ ले जाने का टारगेट रख रही है। भाई जो मेंबर हुआ वो तो बीजेपी का हो ही गया। यही वोट की संख्या सियासी रणनीतिकारों का कॉन्फिडेंस बीजेपी में बढ़ाती है। 10 अलग अलग चुनावों में विजय रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर से कल जब हम बातचीत कर रहे थे, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के भविष्य को लेकर हमने पूछा सवाल कि बताइए बीजेपी का आपको क्या भविष्य दिख रहा है, अब क्या इसका डाउनफॉल शुरू हो गया है? तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, पहले आपको सुनवा दें। अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, बिहार में आपका फोकस है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन राष्ट्रीय पटल पर मैं देखूं, क्या बीजेपी का सूरज अब ढलता हुआ दिख रहा है आपको? बात ढलने और चमकने की नहीं है। बीजेपी, मैंने ये पहले भी कहा, उसको लोग कई बार गलत कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी हारे जीते स्वाभाविक है, चुनाव है, लोकतंत्र है, आप हारोगे ही हारोगे, ऐसा तो है नहीं, कोई हारेगा नहीं चुनाव। लेकिन राजनीति जो है, बिहार देश की राजनीति की धुरी जो है, वो अभी आने वाले 10, 20, 25, 30 साल तो भाजपा ही रहने वाली है अभी भी। हाँ, क्योंकि ये पहले भी रहा है। 1950 से लेकर 90 तक पूरे देश की राजनीति की धुरी जो थी वो कांग्रेस थी। आप कांग्रेस के पक्ष में होते थे या कांग्रेस के विरोध में होते थे, आप कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते थे या कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होते थे। उसी तरीके से अब आने वाले कुछ समय में
कुछ समय में कम से कम 25-30 साल तो मैं देखता ही हूँ, क्योंकि एक बार जब देश के स्तर पर आप इतना 30% से ज़्यादा वोट अगर आपको इकट्ठा हो जाए, तो वो इकट्ठा भी एक दिन में नहीं हुआ है और वो एक दिन में जाएगा भी नहीं, वो लंबे प्रयास की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि कोई मतलब बीजेपी कल इवेपोरेट हो रही है या ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं होगा। क्या बाउंस बैक कर सकती है? बिल्कुल, कोई भी अगर बाउंस बैक का आप मतलब आने वाले राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी अच्छा करेगी, लोग भूल जाएंगे 240 वाले। बताइए ना, आने वाले चुनावों का आकलन क्या है पीके का? कोई आकलन इस बार आप आकलन करेंगे ही नहीं? देखिए, आकलन की बात इसलिए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर आकलन गलत साबित हुए थे और 400 पार का वो जो नारा था, वो जो सीटों की बात हो रही थी, वो बीजेपी को नहीं मिली, क्योंकि 2019 के मुकाबले बीजेपी को 63 सीटों की इस बार 2024 में कमी जो है, या वो सीटें कम मिली हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी को 29 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है, 29 सीट्स। राजस्थान, हरियाणा मिला दीजिए, बीजेपी को इन दो राज्यों में 16 सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन अगर पूर्वी तटीय राज्य और दक्षिण के राज्यों के आंकड़ों को मैं आपको दिखाऊं, तो बीजेपी को यहां उम्मीदों की किरण आज भी दिखाई दे रही है, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो कि केरल हो। 2024 से पहले कभी बीजेपी का सीएम यहां पर नहीं था। उन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी ने वोट प्रतिशत के मामले में बड़ी बढ़त जो है, सीटों के मामले नहीं, वोट प्रतिशत के मामले में एक बड़ी बढ़त जो है वो दर्ज कर ली है, और वो आपको यहां पर नजर आ रही है। 2% पहले बंगाल में गिरा, पश्चिम बंगाल में, और सीटें जो हैं वो 6 कम हुई। ठीक है, अब आगे इसका प्रदर्शन ओडिशा में 7% बढ़ गया। सीटें कितनी बढ़ गई? ओडिशा में 12 सीटें बढ़ गई। अब आप आइए आंध्र प्रदेश में, वोट प्रतिशत बीजेपी का 10.30 है, बढ़ जाता है, और सीटें उसकी कितनी बढ़ जाती है? 3 हो जाता है। अब इस आंकड़े को आप आगे लेकर जाइए तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में क्या नजर आता है? 15.43% जो है वो वोट प्रतिशत बढ़ गया, और सीटें मिल जाती है 4 सीटें, 4 और ऐड हो जाती है। ठीक है, मतलब पिछली बार 4 थी, 4 और ऐड हो जाती है तो 8 हो जाती है। तमिलनाडु अगर मैं आपको बताऊं तो बीजेपी को यहां एक भी सीट नहीं मिली है, ठीक है, 0 है, लेकिन वोट प्रतिशत कितना है? 7.58%। केरल में आ जाइए, और ये 7.58% जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इतना ये बढ़ा है वोट प्रतिशत। केरल में आप देखिए, सीटें एक भी नहीं, सीटें एक मिली है यहाँ पर, केरल को 1 सीट मिली है, पहली बार खाता खुला है, और वोट प्रतिशत कितना बढ़ा है पहले के मुकाबले? 3.68% वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये वो बढ़त है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को ये लग रहा है कि अगले 30-40 साल भारत की सियासत का जो केंद्र है, मरकज है, वो कोई और नहीं, वो बीजेपी रहने वाली है। लेकिन बीजेपी अच्छे से जानती है कि अपने वोट को एकजुट रखना इस वक्त, खासकर जब जातीय जनगणना की बात चल रही है और दूसरी तमाम बहुत बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब सियासत में हिंदुत्व की कार्ड के लिए विपक्ष जाति के कार्ड को खेलने में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी ने 28 करोड़ सदस्यों को जोड़ लिया या उस आंकड़े को छू लिया, तो विपक्ष के लिए एक नई चुनौती बन जाएगी, ऐसा रणनीतिकार सोच रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी 2024 के आगे की रणनीति में जुट गई है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या 28 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा बीजेपी पार कर लेगी इस बार? यह बड़ा सवाल। और सवाल तो यह भी कि दक्षिण और पूर्व में बीजेपी बढ़त को कैसे बरकरार रख पाएगी? क्या उत्तर के नुकसान को दक्षिण से भरा जा सकता है? इन सवालों का जवाब देने के लिए शुरू करते हैं गूंज। और मैं आपको बता दूं कि अब वहां पर ये जो सदस्यता अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, ये शुरू हो चुका है। बड़े नेताओं का आना, अमित शाह का आना वहां पर बीजेपी दफ्तर में, अभी कुछ देर पहले विजुअल्स मिले हैं, हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। और एक बड़ा पैनल है पत्रकारों का, नो पॉलिटिक्स पत्रकार, क्योंकि वो ये समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कि उनको आगे क्या दिख रहा है। शुरू करते हैं गूंज। इस वक्त यहाँ आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक तो आपको ये बता दूं कि हमारे मैंने पहले ही कह दिया है कि आज गूंज में कोई भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, ये सारे के सारे आपको जो है या तो राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार नजर आ रहे हैं।
सतीश के सिंह साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल सिंह साहब भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी आपको दिखाई दे रहे हैं, वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से, राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन ये कहने में वो छुपाते नहीं है कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ चुके हैं, पंकज शर्मा बाकायदा वो भी पत्रकार रह चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ बैठते हैं और कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं। हमारे साथ अनंत विजय जी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अब मैं सतीश जी आपसे कर रही हूँ। इस अभियान को आप चैलेंजिंग मानते हैं या आज से आप एक बार फिर से बीजेपी को फॉर्म में देखता हुआ दिख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक खासियत है कि वो अपना जो गिरावट आती है तो उससे लड़ने के काबिल है वो, अगर वो मिल के लड़े तो। अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने सदस्यों वाला मतलब चुनौती नहीं है मेरे ख्याल से। उनके सामने चुनौती इस वक्त नैरेटिव का है, विमर्श का है कि वो जाति की जनगणना पर इतना खिलाफ बोलते रहे, अब क्या करेंगे। हमको तो लगता है कराना पड़ेगा और होगा भी। नंबर एक, आर्थिक नीतियों में जो आई है चीजें कि इतना सदस्य थे उनके पास, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया में सबसे ज्यादा मेंबर, लेकिन सीट तो घट गया, वोट तो घट गया। तो वो बात है कि युवाओं को ये कैसे जोड़ पाते हैं। हिंदुत्व को जो चुनौती मिली है, 80-20 को 80-20 से चुनौती मिली है, उस लिहाज से क्या करते हैं। और जो सामाजिक भी मैंने बताया आपको, वो सारी चीजें बताई। और एक जो अंतिम बात जो मैं अपने शुरुआती बोल में बोलना चाहता हूँ कि एक समय आपको याद होगा, रामकृपाल जी ज़्यादा जानते हैं कि उस समय की दोहरी सदस्यता के सवाल पर एक सरकार चली गई थी। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि अब तो हम सबल मजबूत अपने आप हो गए आरएसएस के बगैर, तो पिछले 2-3 दिन से नड्डा साहब आरएसएस की मीटिंग में है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई दोहरी सजा, आरएसएस से बीजेपी का कितना मतलब नजदीकी संबंध है। हालांकि आज कहा गया है, तो आपने ही तो पहली लाइन से कहा कि जब वो गिर रही होती है तो जल्दी सीख लेती है। नहीं, मैं अगर सीख ले तो सीख ले। देखिए क्या हुआ, ये कभी कोई सोच सकता था कि जेपी नड्डा बीच चुनाव में ये बयान देंगे कि हम लोग तो बड़ी मजबूत हो गए, हम तो ये सोचा जा सकता था कि इतना बड़ा बयान देने के बाद वो वापस जो है संघ के कार्यक्रम में बैठ भी जाएंगे, मीटिंग में गए हो, मीटिंग में चले भी जाएंगे। बयान आया। रामकृपाल जी बताइए, क्या आपने क्या कहा? मतलब ये जो इस वक्त चर्चा चल रही है, चर्चा में पहली चीज तो ये है कि क्या संघ और बीजेपी की दूरी वो या तो झूठ है या फिर सच है और उसको पाट लिया गया है, नहीं पाटा गया तो फिर यही होगा जो पहले हुआ है। देखिए, संघ और बीजेपी का जो रिश्ता है, वो रिश्ता अटूट है, उसका डीएनए एक है। और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि याद कीजिए कि पहली बार बीजेपी सत्ता में, बीजेपी तब नहीं थी, जनता पार्टी सत्ता में आई थी जयप्रकाश आंदोलन के बाद। और जिस मंच पर जयप्रकाश जी ने पहली बार ये कहा था कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशद्रोही है तो मैं देशद्रोही हूँ, यानी इतना बड़ा जिसको कहते हैं कि एक तरह से लेजिटिमेट और उस संघ को बनाया था उन्होंने मंच पर खड़े होकर के। और वो पार्टी टूटी किस बात पर? मधुलिमय जैसे और कुछ लोग थे जिन्होंने ये सवाल उठाया कि जब जनता पार्टी बन गई है तो फिर इन लोगों को अब संघ की सदस्यता इनको नहीं होनी चाहिए, यानी संघ की सदस्यता से इस्तीफा दें या क्लियरली उससे डिटैच करें अपने आप को। तब की तो क्या सतीश जी, ये डुअल मेंबरशिप ये वाली बात आप हाँ, वही है संघ एंड बीजेपी। मैं बता रहा हूँ, मैंने आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको दूसरे ढंग से कहा। रामकृपाल जी उस समय की बात बता रहे हैं, पर संघ और बीजेपी इस मेंबरशिप में किसी मैं इससे आपको पता चल जाएगा। तब बीजेपी नहीं थी, तब जनता पार्टी थी। लेकिन जनसंघ के जो लोग गए थे उन्होंने कहा कि हम सत्ता में रहें, हम सत्ता में रहें या नहीं रहें, लेकिन संघ से हमारा रिश्ता अटूट है, वो कभी नहीं खत्म होगा। ऑलराइट, वो देखिए ये विजुअल्स भी आने लगे हैं, ये सदस्यता अभियान के विजुअल्स इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बड़ी तस्वीर दिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं और बाकी तमाम जो लोग हैं। और ये देखिए कारवा भी आ चुका है
अब ये हमें मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त आपको तस्वीरों में नज़र भी आ रहा होगा उनका कारवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली मर्तबा जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी वो 2019 में थी। 5 साल बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो सबसे कद्दावर चेहरा है, वो आज एक बार फिर से अपनी सदस्यता रिन्यू करवाएंगे। और ये रिन्यू होने के बाद आप समझिए कि क्या वो स्टेप 1 होगा टुवर्ड्स अ न्यू बीजेपी। न्यू एज इन कि अब भाई 2024 के चुनाव खत्म हुए, नई रणनीति से काम करना होगा, क्योंकि विपक्ष 99 और खासकर कांग्रेस 99 सीटों के बाद लबरेज है कॉन्फिडेंस से। और इस तरीके का एक नैरेटिव है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, हरे रंग की सगरी, और साथ में जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको भीतर ले जाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत इसका मतलब हो जाएगी। 5 बजे का ही वक्त दिया गया था। हमारे साथ बाकी भी मेहमान हैं। आनंद जी देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं। मैंने पहली लाइन में ये कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 काम है। पहला कि जो कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं में है उसको बरकरार रखना, इनफैक्ट उसको अब नई ऊर्जा देना, और दूसरा आने वाले चुनाव, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस था 400 पार, वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। और विपक्ष जो इस वक्त विपक्ष में है वो आज की तारीख में ऐसे बता रहा है कि हम सरकार में हैं। नहीं, आपका इंस्ट्रूमेंट म्यूट पर है सर। आनंद जी क्षमा करिएगा। जो पहली पंक्ति आपने कही वो बड़ी दिलचस्प है। और अभी मैं अपने दोनों वरिष्ठ संपादकों को सुन रहा था, डुअल मेंबरशिप की बात कर रही थी, तो मुझे उन दोनों की बात सुनकर यही समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता या विचारधारा चुनना होता है तो वो विचारधारा का चुनाव करती है और सत्ता को त्याग कर देती है। जो इन्होंने उदाहरण दिया जनता पार्टी सरकार की 1977 के समय, और वो फजूल की बात थी। उस समय डुअल मेंबरशिप की बात जरूर हुई थी, पर आरएसएस की कोई मेंबरशिप नहीं होती। आप सबको पता है आरएसएस में 4 आने का कोई पर्ची नहीं कटता कि उसकी सदस्यता रिन्यू होगी। आरएसएस तो मोहन भागवत ने 2000 अभी कुछ जब विज्ञान भवन में 3 दिनों की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब साफ स्पष्ट रूप से कहा था ये बहता हुआ नदी है, जिसको मन हो गोता लगा लो और जब मन हो निकल जाओ। तो संघ को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को समझने के लिए दोनों को बहुत गहराई से समझने वन लाइनर आया, सतीश जी कह रहे हैं आहा इसीलिए लगता है नड्डा जी निकल लिए। हाँ बीच में अभी नहीं, नड्डा जी कहाँ निकल लिए। नड्डा जी के बारे में मैं बताऊं आपको कि नड्डा जी जब परसों पहुंचे तो कार्यकर्ता की तरह काउंटर पर गए, प्रवेशिका भरी, कक्ष निर्धारण लिया और अपना सामान उठा के कक्ष में गए। ये है संघ के संस्कार। ऐसा नहीं था कि उनके साथ कोई व्यक्ति था, उनको एक कार्यकर्ता दिया गया जो उनके कक्ष तक उनको पहुंचा के चला है। आनंद जी मैं ये कह रहा था कि बीच चुनाव में सदस्य रहे या न रहे, पानी में है, नदी में है कि महासागर में है, बीजेपी को महासागर बना दिया, ऐसा उन्होंने क्यों किया? और पिछले 2-3 दिन से आरएसएस शरणम गच्छामी कर रहे हैं। नड्डा जी से प्रश्न पूछना चाहिए आपको। ये प्रश्न का उत्तर तो जेपी नड्डा जी दे सकते हैं, मैं तो दे नहीं सकता। ये है ना? तो नड्डा जी ने क्यों दिया ये प्रश्न उनका देगा। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार, और अभी आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा था जो प्रशांत किशोर बात कह रहे थे ना कांग्रेस के स्तर के कंडीशनिंग की, तो हम सब की कंडीशनिंग, सोच की कंडीशनिंग वही उसी प्रकार से हुई है जिस प्रकार से कांग्रेस रिएक्ट करती है। हम भारतीय जनता पार्टी और संघ को भी उसी लिहाज से व्याख्यायित और प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं जिसमें हम बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी का संबंध नाभिनाल से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ संगठन है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से समझिए कि जो संघ का प्रचारक है वो भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त सर्वोच्च नेता है। आनंद जी ऐसा होता है कि जब क्या कहते हैं मैदान में कोई जख्मी होता है, एक बात बोलूं, आप बोले मैदान में अगर, हाँ बस ये एक लाइन बहुत जरूरी है। ठीक है बोल दीजिए। देखिए आम्बेडकर जी का जो आज बयान आया है, ये पहली बार आरएसएस के किसी व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच सम इश्यूज, कुछ इश्यूज हैं फैमिली ही सुलझा लेंगे, लेकिन ये पहली स्वीकारोक्ति है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें उन्होंने ये भी कहा है आम्बेडकर जी जो उनके आइडियोलॉग जो स्पोक्सपर्सन है कि हम तय करते हैं कि भाजपा में कौन प्रचारक जाएगा। तो वो जो संघ ने आज सुप्रीमेसी दिखाने का प्रयास किया है,
ये एक बड़ी चीज हो गई। हैं रामकृपाल जी? सतीश जी, मुझे लगता है कि सतीश जी, मुझे लगता है कि आपने सुनील अम्बेडकर जी का भाषण ठीक से नहीं सुना। आनंद भाई एक लाइन देखिए, ये जो सतीश जी कह रहे थे बात ये सही है, लेकिन हकीकत बता दूं आपको, जब दोहरी सदस्यता पर भारतीय जनता यानी तब के जनसंघ ने सत्ता को मतलब अलविदा कह दिया, उसके बाद एक मंथन हुआ था। ऐसा नहीं डिफरेंस नहीं होते हैं। उस समय यह था कि गांधीवादी समाजवाद, बीजेपी का एक तबका कह रहा था कि गांधीवादी समाजवाद की तरफ हमें चलना है। हाँ। दूसरा तबका था कि हमें अपनी मौलिक विचारधारा पर नहीं, पर रामकृपाल जी आप ले जा रहे हैं हमको अतीत में। नहीं, अतीत में मैं नहीं। देखना चाह रही हूँ, मैं देखना मैं- चाह रही हूँ एक सेकंड भविष्य। 30 सेकंड में आनंद जी आप अपनी बात फिनिश कीजिए, मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं रूबिका जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुदर्शन जी और अटल जी के जमाने का संघ और भारतीय जनता पार्टी को अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के संघ से तुलना करेंगे तो हमारा जो जजमेंट होगा या हमारा जो निष्कर्ष होगा वो गलत हो जाएगा। तो वो तो अलग है ना क्योंकि- सर, वो उस पैमाने पर कैसे आप फिर तो कांग्रेस को अगर आपको देखना है तो फिर महात्मा गांधी के पर्सपेक्टिव से देखना होगा। मैं जिन्होंने वही तो कांग्रेस देख रहा हूँ बनाई कि थी। अभी जो आपके साथ पैनल में स्टूडियो में बैठे हैं हमारे 2 वरिष्ठ साथी, वो अतीत के आधार पर वर्तमान का आकलन कर रहे हैं। कैसे मैं चलेगा कह रहा भाई हूँ वर्तमान सतीश के जी? आधार पर अतीत वर्तमान के का आधार आकलन पर कैसे? करिए। आप वर्तमान के आधार पर भविष्य को कीजिए ना। सुनिए आनंद जी, अभी वर्तमान के आधार पर भविष्य देख रहा हूँ और वर्तमान ये देख रहा हूँ कि जितना सुदर्शन जी और अटल जी आपस में लड़े हुए थे, शायद कुछ दिन पहले तक ये जो अपने मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी उतना नहीं लड़े हुए थे, लेकिन बीच चुनाव में ऐसा नदी से महासागर, महासागर से नदी वाला काम हुआ कि सब चीज उल्टा पुल्टा हो गया। तो इसके आधार पर जो है भविष्य ही देख रहे हैं हम लोग। भविष्य अतीत क्या है? अतीत तो कुछ है नहीं। रूबिका जी, छोड़ मतलब दीजिए, सतीश- अतीत के आधार पर तय मत कीजिए, संजीव उनियाल वर्तमान हमारे के साथ आधार जुड़ पर चुके हैं। कीजिए सर, कि रुकिए। आरएसएस आज कह रही है कास्ट सेंसस जरूरी है। नहीं तो लेकिन बीजेपी ने इनकार कब किया है? मुझे तो आज तक ऐसा कोई बयान याद नहीं पड़ता है जिसमें बीजेपी ने कहा हो कि कास्ट अरे नहीं कहा, यही तो गड़बड़ किया। अरे ये क्या बात हुई सर? अरे उन्होंने नहीं, कह कुछ दिया हो तो- कि नहीं कहेंगे तो बात अरे समझ में आती है। उसके उसके आधार पर भी तो तय हुआ कि उनका सदस्य पर कितना आप बनेगा, कैसे नहीं मान बनेगा। लिए हैं कि बीजेपी के एक शख्स का नाम बता दो जिसने ये कह दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए? एक मुझे बता दीजिए। मैं बोलता हूँ, नहीं आप नहीं बोलेंगे, आप इसलिए अरे नहीं बोलेंगे। आधा ठीक है। दर्जन आदमी ऐसा बोलने वाला। दो नहीं, दो ठीक और है। मेहमान हैं, दो 3 और मेहमान मेहमान, से कर पंकज जी भी लीजिए। है हाँ जी, और संजीव उनियाल भी हमारे साथ हैं और पुरोहित जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, तस्वीरें दिख रही है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता आज ग्रहण करेंगे पीएम मोदी, और उसके बाद शुरू होगा एक नया मिशन 28 करोड़ मेंबर्स का। अब जितने भी करोड़ मेंबर बने हैं, लेकिन आज का दिन भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देने का दिन है। तो इस बार 20 करोड़ 22 करोड़ का लक्ष्य है या 25-28 करोड़ का है, तो उस लक्ष्य का, उस भारतीय जनता पार्टी की इस इच्छा का, महत्वाकांक्षा का मैं तो अभिवादन करता हूँ। पिछले सदस्यता अभियान की तरह आज भी नरेंद्र भाई को ही सबसे पहले पार्टी का सदस्य बनाया जाने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते वो अपने जो भी 20-22-25 करोड़ हमसफर सदस्य होंगे उनका अगुवा होंगे, तो अपनी पार्टी का जो विशिष्ट चाल चरित्र और चेहरा बनाए रखने का जो काम है उसमें तो अपना योगदान करेंगे ही, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री होने के नाते आगे चलकर विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और पक्षपात, राग और द्वेष के बिना शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो ये मेरी उम्मीद है। आनंद विजय जी, मतलब पालन करेंगे, पंकज जी ये कह रहे हैं, इसका मतलब पालन नहीं किया है। तो पालन नहीं किया तो तीसरी बार आ कैसे गए सर? मैं तो पंकज जी को शुभकामना दे रहा हूँ कि उन्होंने अभी से शपथ रट लिया है, कम से कम वो कुछ अच्छा देख रहे हैं अपने लिए। मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि मुंह जबानी, बल्कि मंत्री वगैरह तो देख के पढ़ते हैं, पंकज जी ने तो बिना देखे जो शपथ ली जाती है वो उन्होंने याद कर लिया। बहुत बहुत बधाई पंकज जी, आपको शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि जो संविधान की बात कर रहे हैं वो दरअसल संविधान को लेकर उतने संजीदा नहीं है। संविधान, अब मैं फिर अतीत की बात करूंगा, नहीं करता हूं अतीत की बात। चलिए, आज 75 वर्ष संविधान को हो गए। संविधान के साथ हाथ में लहराने से क्या संविधान होता है?
अभी आप ही के राज्य राजस्थान में एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया है जिन्होंने इतना शोर मचाया इन लोगों ने पेपर लीक का। वो अपने बेटे और वो अपने रिश्तेदारों को टॉप करवा रहे थे, अभी पकड़े गए ना। अशोक गहलोत का ही तो शासनकाल था, तब संविधान कहाँ गया था। तो मैं यही कहता हूं कि कथनी और करनी में कांग्रेस के बहुत फर्क है। ओके। कांग्रेस ने संविधान के साथ निरंतर 75 वर्षों तक जो किया, पर ये अब उनको लग रहा है भाई लपेटे में तो लिया जा रहा है ना, चाहे वो संविधान हो, जातीय जनगणना हो। सबसे ज्यादा नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी एक वीडियो ने, ये आकलन का एक हिस्सा था, किसी एक वीडियो ने पहुंचाया था, तो वो एआई द्वारा जो चेंज किया गया था, आप भी जानते हैं सतीश जी, कि जिसमें वो कह रहे थे हम खत्म कर देंगे आरक्षण को, संविधान जो है वो बदल कर रख देंगे। और इसीलिए अब संजीव उनियाल साहब, ये आसान नहीं रहने वाली है डगर पनघट की। रूबिका, मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब भी कोई आर्टिफिशियल चीजों का सहारा लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इलेक्शन का मोड यू टर्न लगभग हो जाता है, परंतु रिजल्ट यू टर्न वाला नहीं था। शायद ये बताता है कि शायद एक राजनीतिक पार्टी ने विकास के मुद्दे को सबसे ऊपर लिया था, एक राजनीतिक पार्टी ने सबको साथ लेने का विश्वास किया था। शायद इसीलिए वो सब कुछ एआई के टाइम पर, एंड टाइम पर होते हुए भी यू टर्न नहीं लिया। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो मेन मुद्दा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का आपस का रिश्ता, मुझे लगता है वो रिश्ता इस तरह से है कि जैसे विज्ञान भवन में 3 दिन जब सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने जो अपना विषय लिया, उसमें भी ये बोला, सरसंघ चालक जी ने बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुझे भी आज समझने के लिए शाखा में जाना पड़ता है। मतलब ये है कि वो इतने आप में एक यूनिक चीज है कि उसको समझने के लिए ये बातचीत में बड़ा नहीं, एक सेकंड, ये बड़ा अच्छा लगता है, माँ बेटे का रिश्ता है, रूठ जाना, मना लेना, सब समझ में आता है। अगर सब ठीक ठाक था तो काहे 400 पार नहीं जा पाए, काहे 63 सीटों का सर नुकसान हो गया। तो आप मान लीजिए ना कि पूरी शिद्दत से आप लोगों ने लड़ा नहीं, आपने कहा हाँ ये लड़ने दो, इनको भी तो पता चले हमारी वक्त क्या है। बिल्कुल ठीक पहुंच गई आप। मैं सिर्फ एक जो थिन लाइन है जिसको शायद मैं क्लैरिफाई कर पाऊं आपके करोड़ों दर्शकों को, रूबिका, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कि 52 वर्टिकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, मजदूरों में अलग काम करने वाला संगठन है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरह एक विश्व हिंदू परिषद है, भारतीय जनता पार्टी की तरह और विंग्स है। मुझे संघ के उस ट्री को नहीं समझना है, वो तो भाई जो इस जमीन पर रहा है उसे सब पता है। आप मुझे ये पहले ही समझा दीजिए ना। बार बार जो कहा जा रहा है कि संघ ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया और इसीलिए बीजेपी इस स्थिति में आ गई है। रूबिका, मैं कॉम्प्रिहेंसिवली वहीं पहुंचना था, आपके आंसर पर पहुंचना था कि अगर माँ को लगता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, आप ही क्या स्टाइल से मैं जवाब देता हूँ, तो उसको लगता है जब मेरा एक बच्चा 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद वो आज इतना सशक्त हो गया है कि वो अपने आप खड़ा हो सकता है, अपने आप उसको किसी की माँ की, फादर की बैसाखी की जरूरत नहीं है। संजीव उनियाल जी, नहीं, ये आपने भिगो कर मारा है रूबिका जी, ये आपने कंबल में लपेट कर मारा है। कैसे रूबिका? नहीं, अरे तो यही बात कह रहे थे ना जेपी नड्डा जी, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे कि अब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम अपना काम खुद से कर सकते हैं। तो आप ना आप बड़े ताऊ जी की तरह वापस ये सिखा रहे हैं कि बेटा आप कर लो फिर काम। नहीं, ये आपका जी वरुण जी को भी लेकर के फिर जरा मुझे आप देखिए, एक समय जब माँ बाप, आप सोचिए रूबिका, जब आप खड़ी हो गई थी तो हमारे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? पेरेंट्स खुश होते हैं कि भी आज रूबिका या संजीव या सामने हमारे जो पैनलिस्ट है वो खड़े हो गए, टीवी पर आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खुश वो होते हैं। इसका मतलब कॉमन प्लेटफॉर्म पर अपने बाप के साथ नजर नहीं आते, इसका मतलब ये तो नहीं है तो बात समझ फादर में आ रही है हमारे, मदर नाराज हो गई। अरे सब समझ में आ रहा है, पर मान लीजिए ना कि नहीं आप लोग नाराज थे, बात खत्म हो जाएगी और कहिए कि भाई गड़बड़ी हो गई। अरे कुछ तो सच बोलिए। आपकी बात का जवाब देता हूँ रूबिका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जबकि तीसरी बार थंपिंग मेजोरिटी से आते हैं, चलिए आपको पृष्ठभूमि लीजिए। 1971 में नरेंद्र मोदी तृतीय वर्ष शिक्षित होने के बाद
क्या थे वो? प्रचारक थे। और जब प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तीसरी बार थंपिंग मेजोरिटी से आता है तो उसके ज्यादा सुखद अनुभव राष्ट्रीय स्वयंसेवक और संघ क्या को हो सकता है रूबिका? पुरोहित जी? क्या हो सकता है उससे ज्यादा क्या आप सुखद अनुभव? नहीं हो सकता ना उससे ज्यादा सुखद अनुभव। पंकज जी कुछ कह रहे हैं? स्वयंसेवक संघ का प्रचारक ओके hardcore ओके व्यक्ति माना ओके जाता ओके है। सर, रुकिए संजीव बुनियाल जी। पंकज जी 20 सेकंड। संजीव जी भी जानते हैं कि इस बार 2024 के चुनावों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने काम ही नहीं किया। आपस की खटपट कितनी ज्यादा थी वो सबने अपनी आंखों से देखा है। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आपका प्रश्न मौलिक प्रश्न ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी में संघ आंतरिक का खटपट स्वयंसेवक प्रचारक कभी काम नहीं करता। अरे ये पंकज जी, बहुत एक चिंताजनक स्थिति आने वाले दिनों में आने वाली है। जब काम नहीं पंकज किया भाई, तो प्रचारक कभी 240 काम नहीं करीब करता। पहुंच कभी गए आपने ये देखा लोग। प्रचारक को भारतीय जनता पार्टी का जो- झंडा उठाते हुए? और मान लीजिए कभी देखा घोष लगाते अब हुए? मान लीजिए कभी रफू मंचों कर पर हार लेंगे पहनाते हुए देखा तो आपने? फिर क्या होगा? नहीं। 240 नहीं, 161 क्या प्लस रूबिका को 79, 161 प्लस 79, ऐसे 240 हैं। 79 निर्वाचन क्षेत्रों से जो चुनाव परिणाम आए हैं उनको लेकर तरह तरह के संदेह जाहिर किए गए हैं। अरे सर वो चलो, संदेह तो चलो, कोई रूबिका, ही जाहिर कर वरुण सकता है पुरोहित को फिर जरा तो उसके बाद रूबिका, अरे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए पंकज जी, फिर संदेह तो 99 सीट पर भी होगा, फिर संदेह 10 और चीजों पर होने लगेगा। दो हाँ रूबिका, बहुत अगर सारी top चीजें of जिन it- पर संदेह हो जाएगा। संदेह करने रूबिका, को बैठे तो और- फिर बात खत्म हो जाएगी सर। On एक the सेकंड top of it, संजीव बुनियाल आप जी, ही की आप बात मान संजीव ली। बुनियाल जी और अगर पंकज आपकी जी, बात मैं आप मानते दोनों हैं, को रुकिए, मौका एक दूंगी। सेकंड उससे पहले पुरोहित सेकंड। जी, अरे हुक्म मेरे अपने राज्य से आते हैं और देखिए आखिर में उनसे पूछूंगी तो वो जो रबड़ी वाला घेवर है वो भी नसीब नहीं होगा। क्यों वरुण जी? हुकुम रबड़ी वाला केस आपको घेवर भी नसीब होगा, सब चीजें होंगी, ऐसी बात नहीं है। आप बीजेपी के रहते कांग्रेस को सत्ता नसीब होगी कि नहीं होगी? खासकर ये जो 28 करोड़ सदस्यता का टारगेट जो रख लिया है। आदरणीय रामकृपाल सिंह जी और आदरणीय सतीश जी ने बड़ा एक्सप्लेन अच्छी ढंग से किया है। देखिए, अतीत के बगैर वर्तमान नहीं आता, वर्तमान के बगैर भविष्य नहीं आता, इसलिए अतीत का जो डिस्कशन बहुत जरूरी है। मैंने कई बार आपको डिस्कशन में, सारे डिबेट्स में कहा है, अटल जी अडवाणी जी के युग में एक प्योरिटी थी भारतीय जनता पार्टी की, संघ की एक पहली होती थी समाज के अंदर। आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, अभी पंकज जी ने बताया, लेकिन उसमें एक चीज वो भूल गए कि कितने सांसद गैर कांग्रेस बीजेपी पृष्ठभूमि के। अब जब आपने, इनका एक बहुत बड़ा फैक्टर हारने का भी ये रहा है, इन्होंने बाहर से ले लेकर के उनको राज्यसभा उपकृत कर रहे हैं, सबको बना रहे हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जनता के अंदर एक इमेज जो थी ना पार्टी विद डिफरेंस, वो खत्म हो गई। तो जनता कांग्रेस को क्यों हटाती? फिर कांग्रेस को इसीलिए हटाया था ना कि भाई प्योरिटी वाली पार्टी आएगी तो कुछ करके दिखाएगी पार्टी विद डिफरेंस। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा, इसीलिए इनका राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा था उसका भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर दूसरा, मोदी जी पे जो मैं पे आगे जो संघ की बात आ रही है, संघ की प्रतिष्ठा थी वो आज 10 साल में, मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन से मैंने भी खूब देखा है, संघ को भी देखा है, एक संघ की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है 10 साल के अंदर, मोदी काल के अंदर। मैं करने से क्या हुआ कि पब्लिक बिल्कुल चिढ़ गई, देश के अंदर जब भी चिढ़ती है। अब जो सदस्य है मैं करने से संघ की प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल हो गई। संघ की प्रतिष्ठा और संघ पर राहुल गांधी के एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक आरोप से एक छींटा तक नहीं पड़ा। गजब है। आप मेरी बात तो सुन लो, सबके विचार सुने, मेरे विचार भी सुन लो। मैंने आपको आकलन की बात, आपने माना था ना, मैंने आकलन बताया था। आज फिर आकलन बता रहा हूँ मैं इनको कि हरियाणा में नहीं जीतेंगे। हाँ, कांग्रेस की जो लचर व्यवस्था है उसके कारण ही मोदी सरकार चल रही है। जो संगठन की सदस्यता की आप बात कर रहे हो, 28 करोड़ मोबाइल से और बना लो, बोगस मेंबरशिप इनकी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में खूब अखबारों में छपी थी। मोबाइल से कोई सदस्य बनते हैं, टेक्नोलॉजी से कोई नेता बनते हैं, सोशल मीडिया से नेता बनते हैं। बताइए, सोशल मीडिया से कोई नेता बनता है? अटल जी अडवाणी भी घूमते थे, सड़कों पे रहते थे, पब्लिक से मिलते थे। आनंद जी, मेरी पूरी बात हो हाँ बस एक सेकंड पुरो जी। रूबिका जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि संघ उदासीन हो गया था 2024 के चुनाव में, क्या वो लोग ये स्वीकार करेंगे कि 240 सीट नरेंद्र मोदी ने अपने अकेले बूते पर ले आए? अरे नहीं इसी पैनल में लोग इस बात को स्वीकार करेंगे, परंतु पत्नी गली दाएं देखने लगेंगे। के कारण आई है, विपक्ष की मूर्खता और लचरता के कारण आई है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। यहाँ देखिए, ये समग्र संगठनों के साथ चुनाव लड़े जाते हैं, नीतियां, कार्यकर्ता। ये जरूर है कि कुछ कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहा गया, लेकिन उनके साथ देवतुल्य कार्यकर्ताओं सरिता व्यवहार नहीं हुआ। ये मैं मानने को तैयार हूं, पर ये संभव नहीं है कि संघ
उदासीन हो जाए चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हो जाए। अगर ये होता है तो संघ को वैचारिक दृष्टि से नुकसान होता है। आज नरेंद्र मोदी संघ के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को। नरेंद्र मोदी ने संघ के आनंद विजय जी सुनिए काम की बात। वरुण पुरोहित कह रहे हैं उनके घर पर संघ का एक आदमी नहीं पहुंचा, कोई पर्चा लेकर नहीं पहुंचा। इससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। बोले बीजेपी ऑफिस से। अरे वरुण पुरोहित जी, आप इतने फेमस हो गए हैं डिबेट शोज में आके कि संघ के लोगों को और बीजेपी के लोगों को पता चल गया कि वरुण जी है तो अपने आदमी नहीं, वोट तो हमको करेंगे नहीं, पर्चा काहे ले जाया जाए? नहीं, अगली बार निर्मला राम जी से कहा जाए कि इनके घर पे दिया जाए। इनका बीजेपी का ऑफिस है, पता कर लो कहाँ गए इनका, कोई पर्ची लेके गया क्या वर्कर? आप राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, राजस्थान हाईकोर्ट में जितनी नियुक्तियां की हैं, आंदोलन कर रहे हैं आपके संघ से जुड़े वकील और रोज कर रहे हैं। कल भी अध्यक्ष से मिलके आए, वो कह रहे साहब हमारी तो कोई पूछ ही नहीं रहा। आप जो बात कह रहे हैं, अब मैं उसका जवाब संजीव उनियाल से लूंगी, लेकिन रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद, और साथ में हम तस्वीरें भी दिखाते रहे बीजेपी ऑफिस में ये जो अभियान शुरू हो चुका है। मैंने अतीत की बात इसलिए शुरू की थी कि मुझे पता था आप मुझे वर्तमान के बारे में बोलने का मौका देंगी, लेकिन मौका नहीं मिला। अब मैं टोटल अब मिल गया है सर। हाँ, इसीलिए ये बताइए, इतनी सारी बातें जो लोग हो रहा है, बीजेपी में कमी थी, संघ ने साथ नहीं दिया और फलाना हुआ, धमाका हुआ, उसके बाद अभी आपने दिखाया था 0.7% वोट कम रहा 19 की तुलना में। यानी इतने सब कुछ बुराइयां होने के बावजूद नहीं, एक मिनट, 0.7% वोट कम हुआ। संघ नाराज था, बीजेपी के अंदर सब कुछ गड़बड़ था, उत्तर प्रदेश में विद्रोह हो गया, फलाना हुआ, लेकिन 19 की तुलना में, यानी 14 की तुलना में 19 बहुत आगे गया था, और 19 की तुलना में 24 में 0.7% का कमी आई है बीजेपी को। सर, वो तो मेरा ये कहना है, नहीं एक मिनट, मैं प्लीज मुझे अपनी बात कहने देना, फिर उसके बाद मैं किसी में बोलता नहीं। दूसरी बात, 63 सीटों की कमी लाई ना। नहीं, मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि 0.7% वोट अगर 63 सीटों को कम कर सकता है तो ये जनता की नाराजगी नहीं है, ये राजनीतिक समीकरण की जिम्मेदारी है। आप यूं समझिए। दूसरी बात, मैं एक मिनट अपनी बात कर लूं, प्लीज। दूसरी बात, 1990 से 2024 तक, यानी 34 साल में, आज बीजेपी इतनी समस्याओं के बावजूद जहां खड़ी है 240 पर, 34 साल में इस देश की किसी पार्टी को 240 सीट नहीं मिली थी। इसलिए मेरा कहना है कि छाती पीटने का कोई मतलब नहीं होता है। रामकृपाल जी, 34 ईयर्स में एक मैं समझ गई सर, मैं दोनों बिंदु समझ गई। आप तो इस देश की बात कर रहे हैं। जी। मार्गरेट थैचर वो जब आई थी, मतलब सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप में, ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जो इतने सीटों के साथ सतीश केसिंग साहब आए हैं। पर ये नैरेटिव के नहीं भैया तुम तो हार गए सरकार में रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए। नहीं, मुझे मौका मेरा आप है ना, मेरा है ना। देखिए, रामकृपाल जी जो कह रहे हैं वो एक नजरिया है देखने का। मेरा ये कहना है, किसने रखा 400 का टारगेट, किसने कहा एक सब पर भारी, किसने, कोई मानता था कि ये चुनाव है क्या? किसी ने उम्मीद सपने में भी देखी थी? बाकी जो लोग संघ के समर्थक लोग हैं, वो लोग तो सच में 300-400 पार देख ही रहे थे। कहीं न कहीं नाराजगी थी, इसीलिए हम अभी यू टर्न, कोर्स करेक्शन, अभी एम टर्न, अब बोलेगा यू टर्न क्या है, ओपीएस यूपीएस बन जाता है, फलाना हो जा रहा है, सदस्यता होती है, कास्ट सेंसस पर पूरा विचार हो रहा है, बेरोजगारी के ऊपर पहली बार बजट में कॉन्क्रीट काम किया गया। ये सारे मुद्दे थे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं तो एक आदमी काफी था, मोदी की गारंटी, हो गया काम खत्म। ये देखिए, तथ्य अब इसका दूसरा पहलू भी है, उसको स्वीकार करना चाहिए। बात भी सच है, पर इसका दूसरा पहलू भी है। सतीश केसिंग साहब कीजिए, संघ के लोगों से बातचीत कीजिए। पर सतीश केसिंग साहब, ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ इलाके में काम किया, कुछ आप ये कह रहे हैं, कुछ में नहीं करना, अभी भी एक चुनौती है। आप ये कह रहे हैं सतीश केसिंग साहब, सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि एक ही आदमी की वजह से ये जो है, एक ही आदमी की गारंटी पर चल जाता ना।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं उसी आदमी की वजह से 240 आ भी मैं पाई मानता है। हूं इस बात को, मैं इसी को बात बोलना मोदी चाहता की हूं। वजह से, मोदी की गारंटी की वजह से वो 240 आ हाँ पाई भाई, है, एक वरना बड़ा तो मामला फैक्टर कहां है। से कहां पहुंच मैं गया कहाँ था। कह रहा हूं कि नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूं कि नहीं, लेकिन आप जब मुराद रख लो 400 का भौकाल बना दो, सारे चैनल बोलते रहे 400 पार 400 पार, हाँ। ये कोई देखिए, रियलिटी चेक नहीं है, ये रूबिका जी- रियलिटी चेक अब हो रहा है। मुझे आप ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता किस बात पे पड़ेगी? जो कोर्स करेक्शन है उसके आधार पर बढ़ना चाहिए, या जो योगी जी और हिमांता जी की पॉलिसी चल रही है उस पे बढ़ना चाहिए? आनंद कौन विजय सी जी, पॉलिसी है? क्या आइडियोलॉजी, क्या पॉलिसी, क्या लाइन और लेंथ जिसके आधार पर ये सदस्यता ग्रहण की जाएगी, या 28 करोड़ 50 लाख मुसलमानों होगी को भी भी कि नहीं? सदस्य बनाने का है मुकाम, 50 लाख। तो इस पे तो खुश होना चाहिए दादा आपको। हमको नहीं, आप खुश मत होइए, हम दोनों में खुश हैं भैया, हमको कोई मतलब नहीं सबसे। जीरो, देखिए, 0/0। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सदस्यता की बात सतीश उठाई जी जा तो रही इतना है कि गुस्सा कर सदस्यता गए, क्यों, जैसे आनंद जी आपने सदस्यता वाला अरे हमारे फॉर्म ही बड़े सतीश अच्छे जी के मित्र पास पहुंचा दिया है। सतीश जी, क्या? आपको फॉर्म साइन करने थोड़ी बोल दिया था कि आप अरे इतना मैं कर परेशान दूंगा, हम हो गए। सारी पार्टियों के कर देंगे, उसमें क्या है? नहीं नहीं, सतीश जी तो बचपन बाल स्वयंसेवक हैं, इसलिए इनसे तो ये इसीलिए बहुत अंदर की बात जानते हैं, ये बाल स्वयंसेवक हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर अभी सदस्यता अभियान चलाया जाए, ये पार्टी के संविधान के अनुसार हो रहा है, इसका चुनाव से क्या लेना देना है? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसको चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी अगर अपने सदस्यता अभियान को आरंभ नहीं करती है और चुनाव के समय सिर्फ आरंभ करके लोगों से बिल्कुल, पैसे ये लेने का बात सही है। उपक्रम करती है, तो उसकी बीजेपी से क्या मतलब, उस आधार पर क्या बीजेपी को खारिज कर देना नो चाहिए? नो नो, बताइए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बस राम भारतीय कृपाल जी, जनता एक बार पार्टी पंकज जी से मैं इस पर संगठन के- रिएक्शन चाहती हूँ। हाँ पंकज जी बताइए, चुनाव के टाइम पर पैसा चाहिए, याद आ गई तो सदस्यता अभियान खोल दिया गया, उसके बाद किसी की पता ही नहीं है, खबर नहीं है, पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पैसे आई के वरुण लिए जी, आई मैं पंकज जी। भारतीय जनता पार्टी को पैसा इकट्ठा करने के लिए संगठन के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने की जरूरत नहीं है। सदस्यता से कितना पैसा मिलता होगा? जिस तरह का अथाह पैसा चुनाव में खर्च होता है, तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी कोई कमी नहीं है। राम कृपाल जी और अनंत जी, आज विश्व दाढ़ी दिवस है और आप देख रहे हैं कि दाढ़ी विहीन जगत प्रकाश नड्डा जी ने हाँ। पहली सदस्यता दाढ़ी वाले नरेंद्र भाई पंकज मोदी जी, को दी। वो दाढ़ी वाले ही इस